आज अपन एक बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 12th क्लास का चैप्टर है लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें आज अपन कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे। काफ़ी चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर, तो सबसे पहले अपन चैप्टर के नेम से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है आपके पास लिक्विड सॉल्यूशन। ये चैप्टर का नेम की बात करते हैं अपन, तो लिक्विड सॉल्यूशन। अब देखो, क्योंकि चैप्टर का नेम है लिक्विड प्लस सॉल्यूशन, तो अपन ये कहेंगे पूरा सॉल्यूशन लिक्विड होगा। तो सॉल्यूशन के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होगी, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या होता है? द होमोजीनियस मिक्सिंग, होमोजीनियस मिक्सिंग ऑफ टू और more than two components is solution। देखो मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ। जैसे क्या है, आपने वाटर के अंदर NaCl नमक मिला दिया, वाटर के अंदर नमक मिला दिया। अब वो थोड़ी देर में क्या है, पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा। और अगर उसके आप अलग अलग पार्ट करते हैं तो हर जगह क्या होगा, जो सॉल्ट है, नमक है, वो आइडेंटिकली डिज़ोल्व होगा। लेकिन तो ये तो आपके पास क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सिंग। लेकिन आपने क्या किया, वाटर के अंदर जैसे मान लो पत्थर के टुकड़े डाल दिए, वाटर प्लस स्टोन डाल दिया आपने, स्टोन के टुकड़े हैं, कोई स्टोन का टुकड़ा यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, इसके ऊपर आ गया, पर ये होमोजीनियसली मिक्स नहीं है। यहाँ वाटर सेपरेट है, यहाँ पत्थर से सेपरेट है, स्टोन सेपरेट है। या अपन एक और एग्जांपल है, वाटर प्लस ऑयल। मैंने वाटर के अंदर ऑयल को मिलाया, तो आप देखेंगे कि जो ऑयल की लेयर है वो बिल्कुल अलग लेयर बन गई। ये ऑयल की लेयर बन गई और ये वाटर की लेयर बन गई, मतलब ये होमोजीनियस मिक्सिंग नहीं। तो आपके लिए क्या है, होमोजीनियस मिक्सिंग होना ज़रूरी है। होमोजीनियस अगर मिक्सिंग नहीं है तो वो सॉल्यूशन नहीं है। अब इसके लिए लिक्विड लिक्विड या सॉलिड लिक्विड ही ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मान लो आप एक एग्जांपल लेते हो, एयर लेते हो, तो एयर में क्या है, गैस प्लस गैस है। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, भाई आप इतना पार्ट एयर का यहाँ देख लो चाहे वहाँ देख लो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कंपोजिशन, वो दोनों तरफ क्या होगा, सेम होगा। तो सॉल्यूशन के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्ट डेंस है, ज़्यादा डेंस है, दूसरा पार्ट कम डेंस है। जो मिक्सिंग होनी चाहिए दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट की, वो क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल। ठीक है, अपन जिस सिलेबस की बात करेंगे वो अपने पास क्या होगा, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा, दो पार्ट होंगे। एक तो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है, इसको अपन एक टेबल में स्टडी करेंगे। अभी अपन क्या है, उतनी बात कर रहे हैं जिससे अपने को थोड़ा इजी हो जाए कंसेप्ट। बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूट जो कि आपके पास क्या है, लेस क्वांटिटी में है, और जो सॉल्वेंट है वो किस में है, हायर क्वांटिटी में। तो लेस क्वांटिटी में क्या है आपके पास, सॉल्यूट है। जैसे आपने क्या किया, वाटर एक्सेस में था, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, तो क्या है, नमक तो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। आगे ध्यान देंगे आप। इसके बाद अपन बात करेंगे जो अपन कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने वाले हैं, उनकी यूटिलिटी क्या है, यूज़ क्या है, वो भी अपन डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अपन एक जनरल सी बात कर लेते हैं। अपने को पता होना चाहिए कि मोल इज इक्वल टू क्या होता है, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब कोई भी, जैसे NaCl ग्राम क्वांटिटी की बात करें तो 20 ग्राम दे रखा है, इसको मोल में कन्वर्ट करना है, तो 20 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट 58.5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, मोल क्वांटिटी आ जाएगी।
अब बात करते हैं अपन सम इम्पॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक, जो पहली टर्म आ रही है आपके पास वो है मोलरिटी। अपन लिखेंगे किससे इसको, कैपिटल एम से। मोलरिटी देखो डेफिनेशन में एक की लिख के दे रहा हूँ, बाकी डेफिनेशन आप बहुत इजीली बना सकते हो। भाई मैं आपको बताता हूँ, यहाँ साइड में बताऊँगा। पहले टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in 1 liter solution is known as molarity, कैपिटल है। देखो डेफिनेशन कैसे लिखी जाती है, कैसे बोली जाती है, वो सारा डिस्कशन भी अपन करेंगे। ठीक है, और बार बार डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताऊंगा कि भाई डेफिनेशन ऐसे लिखी जाती है, ऐसे बोली जाती है, तो बहुत इजीली आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। आगे देखते हैं। हाँ, तो आप देखें मोलरिटी का ये फॉर्मूला आता है, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स, ये मोल्स आते हैं आपके पास सॉल्यूट के अपॉन वॉल्यूम लीटर पूरे सॉल्यूशन का। तो आप देखें डेफिनेशन कैसे दी जाती है, जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर t को 1 ले लें तो अपन डेफिनेशन क्या बोलते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज नॉन एज वेलोसिटी। बिल्कुल सिमिलरली टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नॉन एज मोलरिटी। इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाएं तो मोल्स की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये पूरी टर्म तो किसकी आ गई, सॉल्यूट की आ गई, इनटू वॉल्यूम इन लीटर पूरा किसका आ गया, सॉल्यूशन का। तो ये एक्सटेंडेड फार्मूला हो गया। यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी, मोल्स पर लीटर, एक यूनिट तो ये होगी, या इसको सिंपली मोलरिटी भी लिख सकते। तो ये मोलरिटी थी। ठीक है, अच्छा आप ये कह सकते हैं सर ये कंसंट्रेशन टर्म्स क्या यूजेस है। ये कुछ नहीं, आपको जो सॉल्यूशन बना है उसकी स्ट्रेंथ बता रही है। भाई आप देखें बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं, लिक्विड मेडिसिन्स होती हैं, तो उसमें लिखा होता है 10% वेट बाई वॉल्यूम एल्कोहल। तो इसका मतलब ये है कि अगर 100, भाई अपन अपने को एक आइडिया रख गया कि 100 ml का अगर पूरा दवाई है, मेडिसिन है, तो उसमें क्या है, जिससे वेट लिखा मैंने या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ही लिखा हुआ है, तो 10 ml उसमें क्या मिली हुई है, अल्कोहल। मान लो 4 वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, ये लिखा हुआ है 4% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एसीटोन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, 100 ml के सैंपल में 4 ml क्या मिला होगा, एसीटोन। कंपैरेटिवली पता चल रहा है कि एसीटोन की तुलना में अल्कोहल ज़्यादा मिला हुआ है। ठीक, मोलरिटी 0.2 है, एक 0.3 है, तो अपने को पता चल रहा है कि मोर कंसनट्रेट सॉल्यूशन कौन सा है, 0.3 वाला। तो जो सॉल्यूशन की क्वालिटी है उसके बारे में आइडिया लगता है। देखिए आप दूसरी टर्म क्या आती है आपके पास, सेकंड टर्म आती है आपके पास नॉर्मलिटी। सेकंड टर्म आएगी आपके पास नॉर्मलिटी, इसको लिखेंगे अपन n से। अब आप देखें नॉर्मलिटी क्या है, जो फॉर्मूला आएगा आपके पास वो आएगा ग्राम ई से लिखेंगे, ग्राम इक्वलेंट, ये तो आपके पास किसका आ जाएगा, सॉल्यूट का, और जो वॉल्यूम इन लीटर आएगा ये किसका आ जाएगा, पूरे सॉल्यूशन का। तो ये आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी। अब ध्यान दें ग्राम इक्वलेंट क्या होता है, इस पे ध्यान देना। देखो ग्राम इक्वलेंट को ये भी बोलते हैं, पहले तो अपन इसको बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। फिर दूसरा आप ध्यान दें, इसको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी बोला जाता है। अच्छा, इसको केवल इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। पर ज़्यादा जो फेमस नेम है, देखो जैसे क्या होता है, बड़ी आसान सी बात है भाई, अपने पास क्या होता है, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वैसे ही जब ग्राम क्वांटिटी में इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं ग्राम क्वांटिटी में, तो क्या होता है, आप सुनना ध्यान से, ग्राम क्वांटिटी को जब इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे
तो जो टर्म आती है उसको इक्विवेलेंट्स बोलते हैं, पर फेमस नाम क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट। तो आप ध्यान दें भाई, जैसे क्या है मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम मोल्स सेम ही बात है, वैसे ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या इक्विवेलेंट एक ही बात है, पर इसका जो फेमस है जो बुक्स में गिवन होता है वो ग्राम ई है। तो अब ध्यान दें आप, नॉर्मलिटी की जगह मैंने लिखा ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो ये तो किसका आ गया आपके पास, सॉल्यूट का आ गया इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नंबर सेकंड आ गया आपके पास। अब मुझे पता है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ मॉलिक्यूलर वेट अपॉन तो वैलेंस फैक्टर यहाँ आ जाएगा, ये पूरी टर्म मॉलरिटी बन जाएगी। तो आपके पास एक नया फार्मूला आ जाएगा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मॉलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। तो आप ध्यान दें, मॉलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। तो अपन ये बात करें, ये फार्मूला नंबर ये दोनों मिलाकर 1 था, ये एक ही बात है, ये दोनों फार्मूला मिलाकर फार्मूला नंबर 2 था, ये फार्मूला नंबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपके पास। अच्छा, अब बात आती है इक्विवेलेंट वेट की। आप ध्यान दें, इक्विवेलेंट वेट हमेशा क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर। जो मॉलिक्यूलर वेट है उसमें किसी ना किसी फैक्टर से अपन डिवाइड करते हैं। अच्छा, इसी को अपन क्या लिखते हैं, इस तरीके से लिखेंगे ई डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बाई, ये मॉलिक्यूलर वेट को एम से लिख दिया, वैलेंस फैक्टर। देखो, जब कोई लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, कोई रिएक्शन गिवन नहीं है, तो जो इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे अपन, अगर एसिड के इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिड की क्या होगी, जो बेसिसिटी होगी। बेसिसिटी का मतलब है एक मॉलिक्यूल जितने H+ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगर अपन बेस की बात करें तो वो क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या आ जाएगा, उसकी एसिडिसिटी आ जाएगा। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल जितने OH- प्रोवाइड करेगा। ई सॉल्ट की बात करें अपन तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ये आपके पास आ जाएगा टोटल कैटायनिक और एनायनिक चार्ज आ जाएगा। तो देखें आप, ये फार्मूला आपके पास आ रहा है, ये फार्मूला आ रहा है आपके पास, एसिड के लिए बेसिसिटी से डिवाइड करेंगे, बेस के लिए एसिडिसिटी से डिवाइड करेंगे। इसके बाद क्या है, केवल अगर आयन है, ई आयन है, तो इसी का जो मॉलिक्यूलर वेट या सही वर्ड लें आयोनिक वेट अपॉन क्या ले लेंगे, चार्ज ले लेंगे, ठीक। बाकी अपने को ये बातें क्या है एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएंगी। तो ये कैसे कैलकुलेट करना है अपन देखते हैं। अभी 2 टर्म देखी है अपन ने बहुत आसान से। मॉलरिटी क्या है, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। नॉर्मलिटी क्या है, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर इज नॉन एज नॉर्मलिटी। फिर ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मोल्स होता है। ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर। एसिड के केस में बेसिसिटी से, बेस के केस में एसिडिसिटी से, और सॉल्ट के केस में टोटल कैटायनिक और एनायनिक चार्ज से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। आगे देखते हैं तो अपन देखते हैं इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है अपन ने कंपाउंड्स, और ये आपके पास आ गया इक्विवेलेंट वेट। अब आप ध्यान देंगे, जैसे HCl है, क्योंकि ये एसिड है H+ दे सकता है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1 आ जाएगा। अगर अपन बात करें H2SO4 की, तो ये मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 आ जाएगा। H3PO4 की बात करें तो m/ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर H4P2O7 की बात करें तो m/ आपके पास कितना आ जाएगा, 4। अगर अपन बात करें H2C2O4 की तो m/2, क्योंकि ये 2H+ देगा। अगर अपन बात करें H2C2O4.2H2 तो ये भी m/2 आएगा। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि वाटर जो H+ देता है वो नेग्लिजिबल, आपको केवल एसिडिक पार्ट के H+ लेना। तो m, हाँ, मॉलिक्यूलर वेट इसका इस समय इस पूरे का इसको सम करोगे तो ये 90/2 आएगा, जबकि यहाँ सम करोगे तो 90 + 36 126/2 आ जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप।
फिर इसके बाद देखें जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं अपने को पता है वो जब आयोनाइज्ड होते हैं तो RCOO माइनस और H+ की फॉर्म में आयोनाइज्ड होंगे तो इक्विवेलेंट वेट m/1 आएगा। एग्जांपल देख लें आप, CH3COOH है, या अपन HCOOH की बात करें तो ये एक ही H+ देते हैं, ये कितना आएगा m/1, ये भी कितना आएगा m/1। ठीक है, अब एसिड में ही अपन एक्सेप्शनल केसेस की बात करते हैं। अपन लिखते हैं एक्सेप्शनल केसेस। ध्यान दें, एक्सेप्शनल केसेस में मैं रीज़न का डिस्कशन नहीं करूँगा अभी, क्योंकि ये और चैप्टर का काम है। इनऑर्गेनिक में भी और फिजिकल में या आयोनिक में अपन पढ़ेंगे। अभी देखते हैं अपन, जैसे ये एसिड है H3PO3 है, अपन बात करें H3PO2 की, H3BO3 की, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट केसेस भी हैं, बड़े इंपॉर्टेंट केसेस भी हैं। देखो इन सभी में लगता है कि ये कितने H+ दे देंगे, 3 नहीं, पर ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर पर मॉलिक्यूल ये कितने H+ देता है, 2, ये 1 और ये भी कितने देता है, 1। तो अभी इस चैप्टर के लिए तो आपको इसको मेमोराइज करना है, अपन रीज़न या लॉजिक की बात नहीं कर रहे। आगे ध्यान दें आप, और अदर एग्जांपल में लेते हैं अपन, जैसे यही आपको कंपाउंड दे रखा है और अपन इक्विवेलेंट वेट की बात करें, मान लो NaOH दे रखा है, ठीक है, मान लो दे रखा है आपको AlOH होल थ्राइस, मान लो आपको दे रखा है NH4OH, मान लो आपको दे रखा है इसने CaOH होल थ्राइस। अपने को पता है ये सभी क्या है, बेसेस हैं, बेसेस हैं, तो इस वाले में कितना हो जाएगा m/1, m/3, m/1, ये कितना आ गया m/2। तो इनमें कोई परेशानी का विषय नहीं है, बड़ा आसान सा है, तो ये इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं अपन, और एग्जांपल की बात करें तो जैसे क्या है NaCl है, ठीक है, और देखें आप, मान लो CaCl2 है, मान लो Al2SO4 होल थ्राइस है, मान लो ये है आपके पास CuSO4 है, मान लो आपके पास ये है CuSO4.5H2O, मान लो आपके पास ये है Ca3PO4 होल थ्राइस है, मान लो आपके पास क्या है AlPO4 है, एक मान लो डबल सॉल्ट है आपके पास K2SO4 पॉइंट Al2SO4 होल थ्राइस 0.24H2O, इसको अपन फिटकरी भी बोलते हैं, फिटकरी भी बोलते हैं। इसका एक नाम और होता है पोटाश एलम, पोटाश एलम, ठीक है। अब आप ध्यान दें, क्योंकि ये सारे क्या हैं, सॉल्ट है, तो सॉल्ट में क्या फॉर्मूला आता है, टोटल कैटायनिक और एनायनिक चार्ज। तो NaCl में टोटल कोई भी ले लें, कैटायनिक m/1, कैटायनिक ले लिया m/2, मान लो कैटायनिक ही लिया तो एक एल्यूमिनियम पे +3 होता है, 2 एल्यूमिनियम पे 6 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा m/6। यहाँ सल्फेट पे 2 है, -2 होता है m/2, वाटर का लेते नहीं है तो ये भी कितना आ गया m/2। एक कैल्शियम पे +2 है, 3 कैल्शियम पे 6 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा m/6, ये m/3 आ जाएगा। देखो वाटर वाले का नहीं लेंगे, कैटायन की बात करें, पोटेशियम पे +1, 2 यहाँ आ गया, 6 यहाँ आ गया, तो ये कितना आ गया आपके पास m/8 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को इक्विवेलेंट वेट लेना है। मान लो कभी ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि सिर्फ आयंस है, ये आयंस दे रखे, इक्विवेलेंट वेट की बात करें अपन, तो मान लो SO4 -2 है, ठीक है, PO4 -3 है, ठीक है, सोडियम प्लस है, मैग्नीशियम +2 है, मान लो कार्बोनेट है CO3 -2 है। तो आपको क्या करना है, इसका जो भी सही वर्ड तो आयोनिक वेट है, मॉलिक्यूलर वेट बोल दो, ठीक है। तो m/ अपन कितना ले लेंगे, इसमें 2 आ जाएगा, m/3 आ जाएगा, m/1 आ जाएगा, m/2 आ जाएगा, m/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या लेना है, इक्विवेलेंट वेट लेना है। अभी देखो मैंने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, वैसे तो ये अपन 11th क्लास में भी स्टडी करते हैं, बड़ा आसान सा। एसिड के लिए आपको क्या करना है, जितने H+ देगा, 3 एक्सेप्शनल केस छोड़कर, बेस में कोई एक्सेप्शनल नहीं है, जितने क्या देगा OH-। सॉल्ट में क्या लेना है, टोटल कैटायनिक और एनायनिक चार्ज, और कोई केवल आयन है तो उसका जितना भी चार्ज है उससे डिवाइड कर दे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो इसके बाद क्या है, अपन इक्विवेलेंट वेट
मॉलिक्यूलर वेट, हालांकि ये सब 11th में अपन पढ़ चुके हैं, पर क्या है कि एक बार मैं आपको कुछ एटॉमिक वेट और कुछ कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर वेट मेमोराइज करने का सजेशन दूंगा। उससे होगा क्या कि आपकी जो स्पीड है कैलकुलेशन की वो काफ़ी बढ़ जाएगी और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और या ये कहीं अपन यहाँ पर ये मेमोराइज करेंगे तो इवन हर चैप्टर में आपको यूटिलाइज होगा कि हाँ अपने को पता है, और बार बार क्या है यूज़ में लेने से आपकी प्रैक्टिस में भी आ जाएगा, आपको बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अब आप ध्यान दें, अपन लिखते हैं ऐसा कि जो मॉलिक्यूलर वेट है इट इज़ सम ऑफ एटॉमिक वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका सम है? एटॉमिक वेट का सम है। तो सबसे पहले आपको एटॉमिक वेट आनी चाहिए। एटॉमिक वेट भी नेसेसरीली 1 से 20 तक तो आपको मेमोराइज होने ही चाहिए भाई। इसके बाद वाले जनरली क्या है पेपर में गिवन होते हैं, फिर भी मैं कुछ आपको बोलूँगा वो आप याद कर लेना। पर 1 से 20 देखो कोई बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, पर आप 1-2 बार लिखेंगे इसको, ठीक है, तो आपको बिल्कुल मेमोराइज हो जाएगा और आप भूलेंगे नहीं। तो ध्यान दें आप, एटॉमिक वेट की बात कर रहे हैं अपन, एटॉमिक वेट। तो अपन ये कहते हैं कि जो 9 से 20 तक है इसमें जो इवन नंबर पे आएंगे उसमें तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना, जो ऑड नंबर पे होंगे उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके आप क्या कर देंगे +1। अभी मैं जब लिखूंगा तो आपको बेटर समझ में आ जाएगी ये बात। आप ध्यान देना, जैसे अपन 9 नंबर से बात करें, फ्लोरीन है, फिर नियॉन है, फिर है आपके पास सोडियम है, फिर आपके पास मैग्नीशियम है, फिर आपके पास एल्यूमिनियम है, फिर अपन बात करें सिलिकॉन है आपके पास, फिर आपके पास फास्फोरस है, फिर सल्फ़र है, फिर क्लोरीन है, फिर आर्गन है, फिर पोटेशियम है, फिर कैल्शियम है। ये 9 नंबर पे, ये 10 नंबर पे, ये 11 पे, ये 12 पे, ये 13 पे, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18। अब देखिए आप क्लोरीन का तो 35.5 होता है, अपने को पता ही है, आर्गन की ज़रूरत कम पड़ती है, पर ठीक है आप मेमोराइज़ करें 40। ये आ गया 18 के बाद 19 और ये आ गया 20। अब सबसे पहले अपन इवन नंबर ले लेते हैं। इवन नंबर 10 आया तो ये 20 आ गया, ये 24 आ गया, ये 28 आ गया, ये 32 आ गया, ये 40 आ गया। इनमें क्या करना है, ऑड नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करके +1, तो ये 19 आ गया आपके पास, ये 23 आ गया, ये 27 आ गया, ये 31 आ गया, ये 39। ठीक है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। इसके बाद अपन बात करें तो इससे पहले जो 3 एलिमेंट होते हैं उसमें इंटू 2 करना होता है। 3 एलिमेंट कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, 6, 7 एंड 8। तो ये कितना आ गया 12 आ गया, ये 14 आ गया, ये 16 आ गया। इससे पहले जो 3 एलिमेंट है इंटू 2 +1। ठीक, तो आप देखें लिथियम आ गया, बेरिलियम आ गया, बोरोन आ गया। तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इंटू 2 +1, ये 7 आ गया, ये 9 आ गया, ये 11 आ गया। शुरू के 2 एलिमेंट अपने को याद ही रहते हैं, ये है अपने पास 1H1 एंड 2 हीलियम 4। ठीक, तो आप देखें भाई है बड़ी आसान सी बात, 9 से लेके 20 तक ऐसे मेमोराइज़ करना है। उससे पहले 3 एलिमेंट में इंटू 2 करना है, मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में इंटू 2 करना है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन में इंटू 2 +1 करना है, हाइड्रोजन 1H1, हीलियम 2, हीलियम 4। बिल्कुल आप श्योर 1-2 बार लिखेंगे आप बिल्कुल मेमोराइज हो जाएगा और ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं पर कुछ और एलिमेंट्स की। सर इतना, हाँ ये सब गिवन होता है, फिर भी आप देख लें। जैसे फ्लोरीन का अपन है हैलोजेंस, ये 90, क्लोरीन का 35.5, इसी तरीके से ब्रोमीन का मेमोराइज करेंगे 80, आयोडीन का याद करेंगे 127, अपने को बार बार ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा आप याद करेंगे कॉपर का 63.5, आयरन का याद करेंगे 56, मैग्नीज का याद करेंगे 55, फिर आप याद करेंगे इसके अलावा इसका जिंक का याद करेंगे आप, जो कि आपको 65 लेना है। ठीक है, एक सिल्वर का याद करेंगे आप, सिल्वर का आपको लेना है 108 लेना है। तो ये कुछ और एलिमेंट्स हैं जिनका आप याद करेंगे।
इसके अलावा क्या है, सीधे सीधे बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, इसका ज़रूर आप याद करें। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये कंपाउंड्स लिख रहा हूँ, कंपाउंड्स, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं मॉलिक्यूलर वेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर के लिए, जो कि आप सीधे सीधे याद करेंगे। आप ध्यान दें भाई, अपने को पता है H2SO4 H3PO4, आपको पता है इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम आता है 98, CH3COOH, एंड यूरिया बोलते हैं ना अपन NH2CONH2, दोनों का एग्जैक्टली सेम आता है, कितना आता है 60। अगर अपन बात करें Al2SO4 होल थ्राइस एंड C12H22O11, तो इनका जो मिला के आता है, मतलब इन दोनों का सेम आता है, वो आता है आपके पास 342। ग्लूकोज की बात करें C6H12O6, ये 180 आता है। मिथाइल अल्कोहल CH3OH 32 आता है। इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये आपके पास कितना आता है 46 आता है। अगर अपन बेंजीन की बात करें C6H6, तो ये आपके पास 78 आता है। अगर अपन C6H5OH की बात करें, ये आपके पास 92 आता है, C6H5CH3, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आता है 92, ये टॉलुइन है आपके पास, ठीक है। C6H5OH की बात करें अपन, तो ये आपके पास 94 आता है। Na2CO3 की बात करें, तो ये आपके पास आता है 106। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं और इनके मॉलिक्यूलर वेट्स, तो आप बिल्कुल ये याद करें। इसको मेमोराइज़ करने से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इस चैप्टर के अंदर, और कुछ भी टिपिकल नहीं। H2SO4 H3PO4 सेम 98, एसिटिक एसिड एंड यूरिया का 60। फिर मेन तो ये है सुक्रोज का, ये 342 है, या शुगर बोल लो इसका 342 है। ग्लूकोज का 180, मिथाइल इथाइल अल्कोहल, बेंजीन, टॉलुइन, फिनॉल, Na2CO3, CaCO3 का 100 होता है, ठीक है। बाकी अपन ऐसा नहीं है, जितने याद हो जाए बढ़िया है, अदरवाइज अपन हाथों हाथ उसको सम करके देख लेंगे मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये अपन ने बीच में क्या है, नॉर्मलिटी में जो ज़रूरत पड़ी, इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट, इन सबको देख लिया अपन ने। अब अपन अदर कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं। नॉर्मलिटी, मोलरिटी हो चुका था, एक थर्ड टर्म आती है अपने पास, मोललिटी। तो अपन बात करते हैं मोललिटी की, इसको लिखते हैं अपन स्मॉल m से, मोललिटी। भाई मोललिटी क्या होता है, ये आपके पास आते हैं मोल्स, ये तो किसके आते हैं सॉल्यूट के, और जो किलोग्राम आएगा पर केजी, ये किसका आएगा केवल सॉल्वेंट का। तो आप ध्यान दें, देखो ये जल्दबाजी में स्टूडेंट, और ये अब बिल्कुल प्रैक्टिस में डालना है। देखो मतलब आप कहेंगे सर बड़ा आसान सा है, पर मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि ये यूनिट केजी में लेनी है, और ये केजी में जो वेट लेना है वो किसका लेना है, सॉल्वेंट का। आप इस पर स्पेशली फोकस्ड रहें, अदरवाइज जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करें। तो मोलरिटी तो अपने पास क्या आ गई, ग्राम अपॉन, सॉरी मोलरिटी ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये तो वापस किसका आ गया, पूरे सॉल्यूट का आ जाएगा। फिर ये आपके पास किलोग्राम में जो वेट आ रहा है, ये किसका आ जाएगा, सॉल्वेंट का आ जाएगा। आप कहेंगे कि सर इसकी यूनिट की बात करें, तो बड़ी आसान सी यूनिट है, मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी, या इसको केवल मोलरिटी स्मॉल m से भी लिखते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। आप ध्यान देना, जैसा नाम है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इसको x से लिखते हैं, ठीक है। बड़ा आसान सा है मोल फ्रैक्शन, आप ध्यान दो भाई। जैसा क्या है, मैथ्स होती है सिंपल सी। फ्रैक्शन का मतलब, मेरे पास मान लो, मेरे पास किसी और के पास, 3 जनों के पास, मेरे पास 10, इसके पास 20, इसके बाद 30 रुपीज़ है। तो मेरे पास रुपीज़ का फ्रैक्शन कितना है, मेरे रुपीज़ अपॉन टोटल रुपीज़। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, मोल अपॉन टोटल मोल्स। तो अपने पास क्या है, अगर मान लो सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट A है, एक कंपोनेंट B है, तो जो मोल्स ऑफ A है वो अपने पास Na है, मोल्स ऑफ B क्या है आपके पास Nb है। तो जो मोल फ्रैक्शन x से आएगा वो क्या आ जाएगा, A के मोल्स अपॉन क्या आ जाएगा, B के मोल्स, ये x से आ गया। अगर अपन xb की बात करें,
तो B के मोल्स अपॉन दोनों के मोल्स, तो ये आ गया आपके पास। अगर मान लो 3 होते, C और होता, तो Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc हो जाता। तो कहने का मतलब मोल्स अपॉन क्या हो जाते, टोटल मोल्स। और अपने को पता है जब दोनों का सम करेंगे, मतलब मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। 3 कंपोनेंट होते तो XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल टू कितना आ जाता, 1 आ जाता। इसके बाद एक और टर्म की बात करेंगे अपन, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। 5th नंबर मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन, अब देखो मास फ्रैक्शन की जब अपन बात कर रहे हैं तो जैसा नाम है, जैसा नाम है, जिसका मास फ्रैक्शन निकालना है उसका मास अपॉन टोटल मास। तो मैंने कहा मान लो कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट है, एक तो A है एक B है। जो A के ग्राम है वो अपन WA से लिख रहे हैं, B के ग्राम किससे लिख रहे हैं, WB से। तो जो मास फ्रैक्शन अपन इसको लिखेंगे MA, मतलब जब केवल स्मॉल m लिखते हैं तो वो मोलैलिटी होता है, और नीचे जब कुछ लिख देते हैं तो वो पर्टिकुलर जनरली, वैसे वो साफ साफ क्वेश्चन में दे देगा, अदरवाइज वो मास फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो MA आएगा वो क्या आ जाएगा, WA अपॉन WA प्लस WB, ये तो A का मास फ्रैक्शन आ गया। B के मास फ्रैक्शन की बात करें तो WB अपॉन WA प्लस WB, ये आ गया आपके पास। मैथमेटिकली देख लें, या हमेशा जो फ्रैक्शन का सम होगा, जो MA प्लस MB हो जाएगा, MA प्लस MB वो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये मास फ्रैक्शन आ गया। अब इसी के बाद बात करें अपन, इसको परसेंटेज में नहीं लिखना है। जैसे मान लो अपन एक 6th टर्म लेते हैं, मोल परसेंटेज, मोल परसेंट, ठीक है, बिल्कुल आसान सी बात है। मैथमेटिकली क्या होता है, मेरे जैसे मार्क्स है या रुपीज़ बोले, मैंने अभी जो एग्जांपल लिया था 10 20 30, 3 के पास रुपीज़ है, मेरे पास 10 है, किसी और के पास 20, फिर 30। तो जो 10 रुपीज़ है मेरा, वो फ्रैक्शन कितना है, 10 अपॉन टोटल रुपीज़, वो फ्रैक्शन आ गया। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे परसेंटेज रुपीज़ आ जाएंगे। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आप देखो मोल परसेंट, मतलब आपको कोई परेशान होने वाली बात नहीं भाई, जिस कंपोनेंट की बात कर रहा है उसके मोल अपॉन क्या आ जाएंगे, टोटल मोल्स आ जाएंगे, इनटू कितना आ जाएगा, 100। तो मोल परसेंट, अब मान लो वो मोल परसेंट A की बात करता है, तो ये तो क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया इनटू 100। मतलब मोल फ्रैक्शन में जब अपन किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखें बड़ी आसान सी, पर यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आई है, मोलैलिटी। नीचे जो वेट लेना है वो kg में लेना है, सॉल्वेंट का लेना है। मोल फ्रैक्शन मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, मास फ्रैक्शन वेट अपॉन टोटल वेट, बहुत आसान सा। आगे बढ़ते हैं पर इसके बाद आगे और कंसंट्रेशन टर्म्स देखते हैं। जैसे मोल परसेंट था, वैसे ही अपने पास एक और टर्म आती है, ये अपने पास है मास परसेंट। मास परसेंट, देखो इसको बोलने के अलग अलग तरीके, इसको ये भी बोलते हैं परसेंटेज बाई मास, इसको ये भी बोलते हैं परसेंटेज बाई वेट, इसको ये भी बोलते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट, इसको ये भी लिखते हैं परसेंटेज W बाई W। कुछ नहीं, सारी बातें एक ही हैं, सिनोनिम टाइप से है, कोई ख़ास बात नहीं है, आपको कोई परेशान होने का बिल्कुल भी विषय नहीं है। क्या जो अपन ने कहा था मास फ्रैक्शन था, इनटू 100 कर दो, वो परसेंट में चेंज हो जाएगा। तो अपने पास परसेंटेज वेट बाई वेट का फॉर्मूला क्या हो गया, जैसे A की बात करें तो WA अपॉन WA प्लस WB, वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 100, ये सेम यूनिट में रहनी चाहिए। तो अपन ने कहा एक बार ये ग्राम में ले लेते हैं, ये ग्राम में ले लेते हैं इनटू 100, तो बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला, ठीक है। फिर इसी तरीके से आता है परसेंटेज बाई वॉल्यूम। अच्छा, अब यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा मेमोराइज करने वाली बात है। देखो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम भी होता है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम को वो पूरा लिखेगा, बाई वॉल्यूम का मतलब एक तरीके से ये हिडन है। परसेंटेज क्या होगा, वेट बाई वॉल्यूम, इट इज़ इक्वल टू, तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम क्या है आपके पास, वो ध्यान देना।
परसेंटेज W बाई वी। तो ये सॉल्यूट का क्या हो गया, वेट हो गया, ये किस में आ गया, ग्राम में। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा है जो आप याद करेंगे कि यहाँ पर जो वॉल्यूम आएगा VA, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया, ये किस में आएगा, कौन सी यूनिट में, ml में। इनटू कितना आ जाएगा आपके पास, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आप मेमोराइज करेंगे। ठीक है, फिर एक आता है अपने पास परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो इसको ऐसा भी लिखते हैं, V बाई वी भी लिखते हैं। मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ कि, लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे परसेंटेज बाई वॉल्यूम अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो क्या है, परसेंटेज बाई, मतलब इसका मतलब ये है कि वो परसेंटेज क्या है आपके पास, ढंग से लिख देता हूँ, परसेंटेज W बाई वी है, ना कि V बाई वी। तो परसेंटेज बाई वॉल्यूम तो W बाई वी होगा, लेकिन अगर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की बात करें V बाई वी की, तो ये हो जाएगा VA। सेम यूनिट लेनी है, VA प्लस VB इंटू कितना आ जाएगा, 100। ये ml में लिया तो ये भी किस में आ जाएगा, ml में। ठीक, अभी देखो यहाँ 3 टर्म लिखी हुई हैं, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या है, परसेंटेज बाई मास, मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, तो ये एक तरीके से वेट बाई वॉल्यूम है, वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। थोड़ा यूनिट का ध्यान रखेंगे, ग्राम के साथ में क्या लेंगे, ml। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, जिस कंपोनेंट की बात कर रहा है जनरली सॉल्यूट, उसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू कितना हो जाएगा, 100। तो बहुत आसान सी टर्म है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप मैथमेटिकली टर्म्स को देखेंगे तो आपको कुछ भी मेमोराइज नहीं करना है, बिल्कुल आसान सा। ठीक है, फिर इसके बाद अपन बात करें 10th नंबर बात करें, ये होता है आपके पास पार्ट्स पर मिलियन। इसको अपन लिखते हैं ppm से। देखो जब क्या होता है, सॉल्यूट बहुत कम होता है पूरे सॉल्यूशन में, तो कुल मिला के जो मिलियन का मीनिंग है, मिलियन का मीनिंग कितना होता है, 10 की पावर 6। तो जो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। देखो मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ। जैसे मान लो एयर पॉल्यूशन, एयर में क्या है कि नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, ये पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण है, पर इसकी जो क्वांटिटी है पूरे सैंपल में, पूरे वॉल्यूम की तुलना में इसका वॉल्यूम बहुत कम है। तो जो अपन रिलेटिवली बात करेंगे वो वैल्यू 0.000 बहुत कम वैल्यू आएगी। तो उसको कह रहा है, उसको फिजिबल बनाने के लिए अपन किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 की पावर 6 से। तो अपन क्या बोलेंगे, ppm क्या है आपके पास, ppm। ठीक है, अच्छा इसमें ये क्लियर है ना कि भाई ये सॉल्यूट लेंगे और नीचे क्या ले लेंगे, पूरा सॉल्यूशन ले लेंगे। सॉल्यूट अगर ग्राम में लिया है तो पूरा सॉल्यूशन भी ग्राम में ले लेंगे, अगर ये ml में लिया है तो ये भी ml में ले लेंगे, ये लीटर में लिया है तो ये भी लीटर में ले लेंगे, इंटू 10 की पावर 6। पार्ट्स पर मिलियन का जो मीनिंग है, इंटू कितना ले लेंगे, 10 की पावर 6। अब कई स्टूडेंट कहते हैं सर हमने जब कभी न्यूमेरिकल किए इवन 11th क्लास में, तो ग्राम पर ml से भी मैंने कर लिया, ऊपर ग्राम लिया नीचे पर ml लिया, इससे भी काम चल गया। मैंने कहा वो आपने इसलिए कर लिए, हालांकि ये सब नहीं करना है, क्योंकि वहाँ डेंसिटी आपने, क्योंकि वाटर की थी, डेंसिटी 1 मान ली, तो आपने कहा कि जो ml और ग्राम है वो क्या है, सेम। पर चलो आपको अभी ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से एक और टर्म आएगी आपके पास जिसका नाम है पार्ट्स पर बिलियन, पर बिलियन। तो बिलियन को अपन ppb से लिखते हैं। अब जो बिलियन का मीनिंग है वो कितना है, 10 की पावर 9। तो ये भी सेम फार्मूला आ रहा है, ppb इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, सॉल्यूट आ गया, ये ग्राम ml, ये लीटर, तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आ गया, ये भी किस में आ गया, ग्राम ml लीटर। मतलब सेम यूनिट लेनी है, ऊपर नीचे आपको क्या लेनी है, सेम यूनिट। अपन ये बोल सकते हैं यहाँ पर सेम यूनिट, ठीक है, इनटू यहाँ कितना आ जाएगा, 10 की पावर 9। जब सॉल्यूट और बहुत ज़्यादा कम हो गया तो इवन अपन ने उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 की पावर 9 से। तो आप देखें यहाँ बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मास परसेंटेज, मास अपॉन टोटल मास इंटू 100, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम इंटू 100, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100,
पार्ट्स पर मिलियन, वही सॉल्यूट अपॉन पूरा सॉल्यूशन 10, जो मिलियन का मीनिंग है 10 की पावर 6, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन जो बिलियन का मीनिंग है इंटू 10 की पावर 9। अब रियली बहुत ही आसान सी कंसंट्रेशन टर्म्स है, ठीक है। आगे देखते हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे। आप देखें, सबसे पहला पॉइंट जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर एंड एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन आर रिप्रेजेंटेड बाय ppm, ठीक है। कुछ नहीं, आपको ध्यान रखना है, वाटर की हार्डनेस को और एयर पॉल्यूशन को अपन ppm से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये है आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स। देखो, जिन कंसंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम आएगा तो टेम्परेचर राइज करने पे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वो तो इफेक्टेड होंगी, लेकिन अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अपन फाइनली कंक्लूड करते हैं, द कंसंट्रेशन टर्म्स विच contains volume are affected by temperature, ठीक है। और कैसे अफेक्टेड होगी, जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर, ठीक है, इससे अफेक्टेड होंगी, ठीक है। और जिसमें वॉल्यूम नहीं है वो इफेक्टेड नहीं होंगी, जिसमें वॉल्यूम नहीं है वो इफेक्टेड नहीं होंगी। आपको क्या है, ये एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा। जैसे ये अपन लिखते हैं, टर्म्स इफेक्टेड बाय वॉल्यूम बाय टेम्परेचर, टर्म्स इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। फिर अपन लेते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ये वो टर्म है जो टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होंगी। जो टेम्परेचर से इफेक्टेड होंगे, जैसे मॉलरिटी, ध्यान देना आप, मॉलरिटी में नीचे वॉल्यूम आएगा, नॉर्मलिटी में वॉल्यूम आएगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में नीचे वॉल्यूम आएगा। तो इन सब का जब टेम्परेचर राइज करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा भाई टेम्परेचर, तो मॉलरिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, नॉर्मलिटी की वैल्यू कम होगी। ये उसमें प्रैक्टिकल लैब में एक बार कई बार टीचर पूछ लेता है, भाई ये मॉलरिटी 1 लिखी हुई है, अगर इस सॉल्यूशन को अपन शिमला में लेके जाएं, कश्मीर में लेके जाएं, तो क्या मॉलरिटी सेम रहेगी? अपने को पता है वहाँ कुल मिला के वो कहना चाह रहा है टेम्परेचर कम कर दिया तो मॉलरिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो इफेक्टेड नहीं होंगे, आपको पता है मॉलरिटी में कोई वॉल्यूम नहीं होता, मोल फ्रैक्शन में कोई वॉल्यूम नहीं होता, मास फ्रैक्शन में कोई वॉल्यूम नहीं होता, परसेंटेज वेट बाय वेट में कोई वॉल्यूम नहीं होता, तो ये वाली टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होंगी, ठीक है। तो ये बात है। अब अपन क्या है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूले मेमोराइज होने चाहिए, जो कि बड़े ही आसान से, फिर आपको इनकी वैल्यू रखना आना चाहिए, ठीक है। बड़े ही आसान से न्यूमेरिकल से आप देखें, अपन बिल्कुल बेसिक लेवल से आगे अच्छे न्यूमेरिकल्स तक बढ़ेंगे। तो जैसे मान लो पहला न्यूमेरिकल दे रखा है आपको 9.8 ग्राम H2SO4 इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml सॉल्यूशन। आपसे पूछा नॉर्मलिटी कितनी है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, आप ध्यान दें, मैंने फार्मूला लगा दिया, ये सॉल्यूशन है, नॉर्मलिटी का फार्मूला लगा दिया, ये मेरे पास आ गया, ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट वॉल्यूम इन लीटर। ये सॉल्यूट का होता है, सॉल्यूट के ग्राम कितने हैं 9.8, इक्विवेलेंट वेट मॉलिकुलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर, भाई H2SO4 है ना, तो एसिड है, एसिड का वैलेंस फैक्टर कितना आएगा, जितने ये क्या देगा H+, तो अपॉन 2 आ गया।
वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको 100 ml, तो 100 इंटू ये कितना हो जाएगा 1000, ये नॉर्मलिटी आ जाएगी। ठीक है, सीधे सीधे सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें ये ध्यान लें, आपको पता होना चाहिए 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब स्पेलिंग क्या होती है, सी से सेंटीमीटर, क्यूब से CUB, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब या CC एक ही बात होती है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब भी होता है। डेसी का मतलब होता है 10 की पावर -1, तो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब भी होता है। तो ये भी आप क्या है सीधे सीधे मेमोराइज कर लें। इससे कंक्लूजन और निकलता है कि 1 ml या 1 cc एक ही बात है। ठीक है, देखो ये भी आपको बार बार रिपीटेडली काम में आएंगे, तो ये जो यूनिट्स को लेके बातें हैं वो तो आप बिल्कुल मेमोराइज ही कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब।